साथियों, हमारे साथ में पी कृष्ण प्रसाद जी हैं, जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष हैं और जो किसान आंदोलन चला, इस किसान आंदोलन के अंदर बहुत बड़े रोल के रूप में काम किया है। जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें शामिल रहे हैं, हर गतिविधि पर इनकी नज़र रही है। तो कॉमरेड, इस पूरे किसान आंदोलन में क्या ऐसे तत्व हैं, एक साल पूरा हो गया, जो भुगे हैं, आप थोड़ा सा समझाएं। आज का परिस्थिति में हमारा देश का राजनीति को जो भविष्य होगा, इसको प्रभाव करने में सबसे बड़ा एक योगदान अभी किसान का आंदोलन का हो। इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि हमारा देश का खेती का अंदर बड़े गहराई पे अभी संकट ग्रसित है। इसका कारण हमको देखना पड़ेगा कि पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीवाद का जो विकास है हमारा खेती पे, ये मामला इससे जुड़े हुआ मामला है। खेती में किसान बर्बाद होके, सर्वहारा होके वो मजदूर बन रहा है। किसान अपना ज़मीन खोकर, अपना जानवर खोकर, ये मेहनत करने का ताकत का अलावा उनका पास कुछ भी नहीं होगा। फिर वो मेहनत करने का ताकत जो है वो पूंजीपतियों को उन्होंने बिक्री करके जो वेतन मिलेगा उनको, वो वेतन से अपना परिवार को चलाना पड़ेगा। जिसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स और एंगल्स बोलते हैं कि ये पूंजीवादी का विकास का साथ किसानों को यही हो सकता। अभी हमारे देश में देखो 23 करोड़ किसान प्रवासी मजदूर हैं। सबसे बड़ा इसका कारण है यह नवोदारीकरण नीतियाँ। जो भी उपज वो बनाता है उसको वो जब बिक्री करेगा, वो दाम जो उनको मिलेगा वो ही उनका एक ही आमदनी है। इसलिए एमएसपी को इतना महत्व होता है कि किसानों का आजकल एक ही आमदनी है, वो दाम से आता है। इसलिए उनको सही दाम मिलना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। ये हमारा बात है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको नहीं मिलेगा तो उनका किसान को खेती काटा में जाएगा। खेती काटा में जाएगा तो उनको उतना कर्जा जो है वो वापस नहीं कर पाएगा। तो वापस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके लिए अपने ज़मीन को बिक्री करना पड़ेगा और जानवर को बिक्री करना पड़ेगा। और रोज़ रोज़ ऐसे बहुत बड़े पैमाने पे मुश्किल पे रहेगा तो बाद में उन्होंने ये सब खोकर मजदूर बना, प्रवासी मजदूर बनाने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये प्रक्रिया हमारा देश में चल रहा है। खेती को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खेती को बचाने के लिए, खेती का सबसे बड़ा बात है कि हम किसान को खेती करने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। इसके लिए सब्सिडी का व्यवस्था होना चाहिए। वो सारे बड़े बड़े देश में वो सब्सिडी देते हैं किसानों को, लेकिन हमारे देश में किसानों को सब्सिडी नहीं देता है। तो बोलते एमएसपी का बात, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ये बात है, जितना भी अभी उन्होंने एमएसपी बोल रहा है वो A2+FL में है। का मतलब उसी में जो हमारा ज़मीन का जो किराया होता है, ज़मीन का एक वस्तु है, उसको कीमत तो है, इसलिए उसको जितना भी उसका खर्च होता है वो किराया का रूप में देख के उसको हिस्सा बनाना पड़ेगा। दूसरा है कि हम खेती करने के लिए ऋण लेता है तो ऋण का जो ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो ब्याज का भी सर्विस उसमें ले जाना चाहिए। ये दोनों इकट्ठा किया तो C2 हो जाएगा। तो C2 का आधार पे आज का परिस्थिति में 2595 रुपया एक किंडल धान को एमएसपी होना चाहिए, लेकिन उतना वो नहीं दे रहा है। हमारा केंद्र का सरकार 1968 रुपया दे रहा है, का 600 रुपया कम दे रहा है। ये 600 रुपये ज़्यादा मिलना चाहिए हमको। और ये जो 1968 रुपया उन्होंने दिया है वो भी हमारा सारे देश में सिर्फ 6% लोगों को, किसानों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। जैसे पंजाब है, जैसे हरियाणा है और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, उसी जगह पे 1968 रुपये में खरीदी होता है, क्योंकि वहाँ सरकार का मंडी है। वहाँ ही सरकार का एमएसपी के आधार पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसका संभरण करता है, इसलिए वहाँ ही उनको मिल रहा है। बाकी जगह में क्या स्थिति है, आप उत्तर प्रदेश ही देखो, पूर्वी उत्तर प्रदेश देखो और सेंट्रल उत्तर प्रदेश देखो, मध्य उत्तर प्रदेश देखो, वहाँ 1100 रुपये किसानों को मिल रहा है।
कि 1100 रुपया एवरेज किसानों को मिलेगा, तो 1968 से 1100 कम करेगा तो कितना है, 860 रुपया कम है। एक किंडल में 860 रुपया किसानों को लॉस हो रहा है, उनको कम मिल रहा है। और आपको पता है कि 1 एकड़ किसान बहुत बड़ा किसान नहीं है, छोटा किसान है, और 1 एकड़ में किसान एवरेज 20 किंडल पैदा करता है। तो 20 किंडल 1 एकड़ में बन गया, पैदा हो गया, तो वो पैदावार का आधार पे उनको 20 इंटू 860 रुपया का लॉस हो रहा है। तो कितना रुपया हो गया, 17,200 रुपया। 17,200 रुपया 1 एकड़ का किसानों को कम मिल रहा है, उनका चोरी हो रहा है, जो उनको मिलना है वो नहीं मिल रहा है। तो एक सीजन में हो रहा है, 2 बार एक सीजन में गेहूं और धान का खेती होता है। तो 2 सीजन हम देखेंगे तो 17,000 इंटू 2 करें तो कितना हो गया, 34,000 हो गया। तो 34,000 रुपये 1 साल में 1 एकड़ का किसानों को चोरी कर रहा है। ये कौन इसका फ़ायदा उठाता है? इसका फ़ायदा उठाता है हमारे देश का बड़ा बड़ा कंपनी हो, क्योंकि बड़ा कंपनी है, बड़ा व्यापारी लोग है, उनका बिचौलियों जाके ये किसानों से कम पैसे से ये खरीदी करता है, क्योंकि निजी मंडी है, निजी मंडी में करता है। ये 3 काला कानून में उन्होंने ये मंडी को पूरा निजी में कर रहा है, वो कंपनीकरण कर रहा है। दूसरा, ज़मीन उनको कंपनीकरण कर रहा है, उसको टेका का आधार पे ज़मीन को कर रहा है। और तीसरा कि उपज जो है वो आलू हो और प्याज हो और तेल हो और दाल हो और धान हो, ये 5 जो अवश्य वस्तु है, ये अवश्य वस्तु को ऊपर जमाखोरी करने के लिए, काला बाजार करने के लिए उन्होंने ये कानून ले आया है। और उन्होंने हमसे पूछा कि इसमें काला क्या है। इसमें काला यही है, का मतलब है मंडी का कंपनीकरण होगा, वो मंडी में MSP नहीं रहेगा और सरकार का मंडी खत्म हो जाएगा, ये काला है। और ज़मीन का कंपनीकरण होगा, ठेके का खेती बनाएगा, तो एक विलेज का, एक गांव का, एक जिला का, हर एक जिला का सारे खेती एक कंपनी करेगा, और कंपनी का खेती में हम अपना ज़मीन में उनका ठेके में काम करने मजदूर बनेगा, ये काला है। और हमारा उपज को पूरा जमाखोरी और काला बाजारी करने के लिए उन्होंने कानून ले आ रहा है, तो वो काला है। इसलिए हमको, आम लोगों को इसी में कोई शंका नहीं है कि ये तीनों काला कानून है और कानून था, इसको वापस ही करना है, ये बात है। तो हम खेती को बचाने के लिए अभी ये जो आंदोलन को बहुत अच्छी तरह हमने लगाया है, और आंदोलन का कारण हमको बहुत अच्छी तरह अभी जीत मिला है, क्योंकि ये काला कानून के बारे में हम सारे देश का किसानों को जागृतिकरण करने में हम कामयाब हुआ। हमको ये जो जीत मिला, इसी में हमारा देश को बचाने के लिए और खेती को बचाने के लिए हम बहुत कामयाब हो जाएगा। जो 3 काले कानून वापस लो, इसके लिए किसान मोर्चा अड़ा रहा, बाद में वापस हुए, मगर इसका महत्व क्या था? क्यों आपके दिमाग में आया कि ये काले कानून वापस ही होना चाहिए? ये सरकार का सबसे बड़ा एक हमारा मांग, उन्होंने हमने ज़बरदस्त हमने ऊपर दबाव करने के पूछा था कि आप क्यों इसको वापस करने के लिए मांग रहे हैं, हम इसको बदल कर सकते, अमन कर सकते, बदलेंगे हम, जो भी बदलना चाहिए बताइए, हम बदलेंगे, क्या काला है बताओ, हम बदलेंगे, ऐसे उन्होंने बताया था। लेकिन हमने ये बात बोला कि इसको कोई भी डिस्कशन में हम नहीं जाएगा, हम इसको कैसे बदलेगा, कौन सा व्यवस्था बदलना चाहिए, इसी में हम नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो जाने के लिए हम जाएगा तो वो फूट डालेगा हमारा अंदर। जैसे हमने उनसे ये बताया कि आप पहले ये जो 3 कानून है उसको वापस कर लो, क्योंकि आप हमसे बात नहीं किया था, और ये जो तीनों कानून है वो कानून का बुनियादी जो चेहरा है वो कॉरपोरेट का हित के लिए तैयार हुआ कानून है। ये तीनों काला कानून, ये काला कानून किसान विरोधी है और कॉरपोरेट का हित पे है, इसलिए उसको वापस करना ही चाहिए। हम इसी तरह वापस करने के लिए जो बात बोला, ये वापस करने का बात का कारण हमको अभी ये जो एकता हमको कायम करके रखने में हम कामयाब हो गया, और ये एकता का कारण हम सारे देश में हम किसानों का आंदोलन को फैलाने में कामयाब हो गया, और हमको मजदूर वर्ग का इतना बड़ा
समर्थन मिला, देश का सारे जनता का समर्थन मिला, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है, आप इसको वापस करना ही पड़ेगा। कोई संशोधन नहीं होगा, कोई अमेंडमेंट का बात नहीं होगा। ये हमारा सबसे बड़ा एक टैक्टिक्स था। हमारा जंग में जो टैक्टिक्स बोलता है वो सही टैक्टिक्स आप अपनाएंगे नहीं, टैक्टिक्स गलत हो गया तो वो टैक्टिक्स के आधार पे आपको आपका जंग में फेल हो जाएगा। तो अभी 3 काले कानून तो वापस हो गए, अभी किसान को मतलब क्या व्यवस्था चाहिए, इस खेती को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सरकार क्या होना चाहिए, आपका क्या राय है किसान सभा की? एक है कि ये तीनों काला कानून वापस कर लिया, आप बेहतर है, अच्छा है, हमको जीत मिला है और किसानों का अंदर जोश आ गया है, किसानों को अपना जो संकट जितना गहराई पे है वो समझ में आ गया। अभी किसान ज़्यादा डटने के लिए तैयार होगा। इसमें लिए सबसे बड़ा बात है किसान को एमएसपी मिलना चाहिए, कोई एमएसपी के लिए कानून बनाना पड़ेगा। वो कानून बनाने का वक्त ये सारे जो उपज वो सरकार खरीदेंगे, सरकार पैसे देंगे, ऐसे नहीं होता। हम ऐसे नहीं बोलता हूँ, हम बोल रहे हैं कि ये जो भी उस खरीदेगा वो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, ये जो भी खरीदेगा उन्होंने ये न्यूनतम जो सपोर्ट प्राइस है वो सपोर्ट प्राइस का कम नहीं करना चाहिए, खरीदना चाहिए। ये पक्का कर ले कानून के आधार से, वो स्टेट लेवल पे ही कानून बनाइए और स्टेट लेवल के उसका व्यवस्था कर लिए तो इसी में हो जाएगा। एक बात है। दूसरा बात है कि जैसे आप देखो बासमती में किसान को रॉ मटेरियल के रूप में धान खरीदने का वक्त उनको 18 रुपया से 30-35 रुपया तक मिलता है। लेकिन ये उद्योगपति क्या करता है, उद्योगपति उसको पीस करके उसको चावल बनाता है और चावल उन्होंने बिक्री करता है कि स्पेशल ब्रांड नाम पे, जैसे अदानी का फ्यूचर ट्रेड जो एक चावल है, स्पेशल राइस है, स्पेशल चावल है, वो कैसे कितने रुपए में बिक्री करता है, उन्होंने 208 रुपये में 1 किलो बिक्री करता है और 700 रुपये में भी बिक्री करने वाले बासमती चावल होता है, 2,000 रुपये में 1 किलो बिक्री करने वाले चावल भी होता है। कि ब्रांड वैल्यू का आधार पे जो वैल्यू एडेड जो कमोडिटी और वस्तु ये जो खेती को उपज से बनाता है इसको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, इससे ज़्यादा मुनाफा ये कंपनी को मिलेगा। तो ये कंपनी को ये मुनाफा कहीं हम इससे मिला, ये उपज से मिला, इसलिए उनको इतना पैसा मिलता है कि 18, 20, 25, 30 रुपये में खरीदते हैं, 200 रुपये में बिक्री करता है। तो उसका बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो फ़र्क में उनको ये फसल को बीज कर ये जो कमोडिटी बनाने का खर्च तो होगा, मजदूरियाँ का होगा, ट्रांसपोर्टेशन का होगा, वो जो भी खर्च हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा पैसा उनको मुनाफे में आता है। वो जो मुनाफा होगा उनका, इसमें एक हिस्सा किसानों को वापस आना चाहिए। ये जो पूंजीपति लोग नहीं दे देंगे, बड़ा कंपनी नहीं दे देगा, तो किसानों को खुद ये कर सकता है। किसान इकट्ठा होके अपना सहकारिक संघ बनाएंगे तो वो सहकारिता संघ का आधार पे उनको अपना फसल को पीस कर ये जो कमोडिटी बनाने का खेती आधारित उद्योग अपना नेतृत्व में खड़ा कर सकता है। इसके लिए सरकार उनको मदद भी कर सकता। इसलिए सहकारिता का कृषि का आधार पे उनको खेती आधारित उद्योग को विकास के लिए मदद देना चाहिए, वो मदद करना चाहिए। और तीसरा बात है कि घरेलू बाजार का विकास, तो खेती का विकास, उद्योग का विकास, इसका साथ घरेलू बाजार का भी विकास होना चाहिए। वो विकास कैसे हो सकता? घरेलू बाजार का विकास ऐसे हो सकता है जब खेती के जो मेहनत करते हैं वो 2 तबकों हैं, एक खेती का किसान है, दूसरा खेती का मजदूर है। तो खेती का किसान को आमदनी दाम से मिलता और मजदूर को मिलता है वेतन से मिलता। तो उनको न्यूनतम वेतन पक्का करना चाहिए और न्यूनतम दाम पक्का करना चाहिए। ये न्यूनतम वेतन और न्यूनतम दाम ये दोनों किसान और गैर मजदूर को पक्का हो गया तो उनको बढ़ोतरी होगा, उनका प्रगति होगा, उनका पास पैसा होगा। उनका पास जब पैसा होगा घरेलू बाजार का विकास होगा। इसलिए हमारा देश में जो भी उद्योगपति जितना भी वस्तु बनाता है वो वस्तु को बिक्री होगा, तो पूंजीवादी विकास का अंदर भी विकास हो सकता है। लेकिन वो जो विकास अभी नहीं हो रहा है क्योंकि ये पूंजीवादी विकास का ये मोनोपोली कैरेक्टर है, इसी के कारण वो सही पैसा किसान को देने के लिए नहीं तैयार, वेतन देने के लिए नहीं तैयार, और खेती मजदूर को भी खेती से उन्होंने बाहर कराने की कोशिश करता है और खेती को कंपनीकरण
करने का कोशिश कर रहा है। तो ये खेती का जो कंपनीकरण है, ये कंपनीकरण सर्वनाशक है, बर्बाद करेगा, इससे खेती बचेंगे नहीं। खेती को बचाने के लिए खेत मजदूर को और किसानों को मजबूत करना पड़ेगा। कंपनियों को मजबूत मत करो, खेत मजदूर को मजबूत करो और किसानों को मजबूत करो, उनको सही दाम दे दो, उनको सही वेतन दे दो। ये आंदोलन अभी चलना चाहिए। आपस में फूट डालने का कोशिश जो कर रहा है, वो फूट डालने का जो राजनीति को हमने इसी तरह ये खेती को बचाने का जो राजनीति से हमने विकल्प रखा है, ये विकल्प से हमको ये फायदा मिला है। अभी जो किसान आंदोलन जहाँ पर है, जहाँ पे आज खड़ा है, इसके आगे ये किस तरफ जाएगा? किसान आंदोलन एक एकता का आंदोलन का रूप में बन गया कि अभी देखो कि पहले उन्होंने जमीन अधिग्रहण करने के लिए अध्यादेश ले आया, इसके खिलाफ हम एक एकता का मंच बनाया, उसको भूमि अधिकार आंदोलन बोलते हैं। तो भूमि अधिकार आंदोलन से हम किसानों को समझाया, हम एक साथ लड़ेगा तो हमारा जीत मिलेगा। हमने उसको रोकने में कामयाब हो गया। वो अधिग्रहण को कानून नहीं बन पाया, अधिग्रहण का अध्यादेश को वो कानून नहीं बन पाया, हमने उसमें रोकने में कामयाब हो गया। बाद में हम पूरा दाम और कर्जा मुक्ति इसी मुद्दे लेके हम ये किसान जो संघर्ष समन्वय समिति AKCC बनाया था और AKCC के नेतृत्व में हमने ये आंदोलन चलाया है। अभी ये काला कानून जो तीनों आए, इसको खिलाफ हम संयुक्त किसान मोर्चा भी बनाया है। तो ये संयुक्त किसान मोर्चा बनाने का तक अभी 540 किसान संगठन इकट्ठा हो गया सारे देश का। हम करके दिखाया कि ये 540 किसान संगठनों का एक साथ रह सकता है और मकसद जब तक पहुंचेगा, मंजिल सब तक पहुंचेगा जहां तक हमको एक साथ लड़ाई भी कर सकता है, ये हमने करके दिखाया है। तो बड़े पैमाने पे वर्ग एकता बनाने में हम कामयाब हो गया। ये वर्ग एकता का साथ पहले ही ये मजदूर वर्ग का अंदर ये एकता था। वो एकता का आधार पे उन्होंने पीछे 30 साल में ये आंदोलन चला रहा है और उनका पूरा से पूरा मदद हमको भी मिला। हमारा किसान आंदोलन इतना कामयाब होने का सबसे बड़ा एक कारण मजदूर वर्ग का समर्थन है, क्योंकि जब भी हमारा ऊपर हमला हुआ था उस समय पे मजदूर वर्ग आके हमारा साथ रहा। उन्होंने ये रेल रोको में हमारा साथ था, रोड रोको में, भारत बंद का आयोजन करने में, सभी आंदोलन में उनका बहुत पूरा मदद हमको मिला। ये मदद का कारण सरकार को इतना हिम्मत नहीं आया कि किसानों को बहुत बड़ा पैमाने पे हमला करे, हमला नहीं कर पाया उनको, क्योंकि ये मजदूर और किसान का भी एकता था। तो मजदूर और किसान का मतलब क्या है? हमारा कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। ये नारा सही नारा है, क्योंकि वो ही मेहनत करता है, वो ही चावल बनाता है, वो भी हमारा मकान बनाता है, वो भी रोड बनाता है, सब कुछ हमारा देश में जो करता है वो मेहनत करने का करता है। इसे उनका होता है ये देश, और वो सब इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पूंजीवादी लोगों का जो राज है वो महंगाई का राज है, बेरोजगारी का राज है और फूट डालने का राज है, उसको हमको रोक सकता है। और किसानों को मजदूर का विकास के लिए एक नया राजनीति हमको बना सकता है। वो राजनीति एक विकल्प दे देंगे, एक विकल्प का एक ताकत हमको देश भर बनाना का जरूरत है। वो विकल्प सिर्फ चुनावी राजनीति से नहीं बनने वाला है, वो विकल्प बनेगा आंदोलन का राजनीति से, संघर्ष का राजनीति से। और ये संघर्ष का राजनीति चुनाव का राजनीति को आगे करेगा। तो चुनाव का राजनीति का आगे संघर्ष का राजनीति आएगा, और ये संघर्ष का राजनीति से हमको सबसे बड़ा बात ये है, अभी हमारा देश का ये आंदोलन में कौन इसको पीछे काम करते थे? इसको पीछे सबसे ज़्यादा योगदान ऑल इंडिया किसान सभा का है। सब अभी समझते हैं कि ऑल इंडिया किसान सभा का नेतृत्व में हमने जो महाराष्ट्र में लॉन्ग मार्च किया, वो सभी लोगों को जागरूक किया, जोश बना दिया, सब लोग इसमें बहुत प्रभावित हुआ है। और ऑल इंडिया किसान सभा का सबसे बड़ा एक ताकत है सीकर में, हमारे राजस्थान में। वहाँ 15 दिन का एक दिन रात पड़ाव हमने किया था। उसमें 17,000 लोग, इसमें 3,000 औरतें दिन रात बैठकर उन्होंने आंदोलन चलाया था। वो 2018 में हुआ था। तो ये आंदोलन भी, ये महापड़ाव भी अंत में भाजपा का, वहाँ का वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार ने मजबूर हो गया कि उनको समझौता कराने में। तो ये दो जो आंदोलन है, ये दोनों किसान सभा का लाल झंडे के नेतृत्व में हुआ था।
और उसी का प्रभाव से अभी ये जो दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन क्या था? तो लॉन्ग मार्च भी था, पड़ाव भी था, क्योंकि लोग बाहर से, पंजाब से, हरियाणा से पैदल लॉन्ग मार्च करके आ गए, पैदल होके आ गया और गाड़ी लेके आ गया, और यहाँ आके उन्होंने पड़ाव बनाया, दिन रात बैठा। तो इसी में सभी का पीछे ऑल इंडिया किसान सभा का बहुत बड़ा पैमाने पे हमारा प्रभाव है, हमारा योगदान भी है। अभी हम देश का सबसे बड़ा संगठन है, हमारा 23 राज्यों में हमारा संगठन सक्रिय है, और सारे देश में ये आंदोलन का चलाने में और लाल झंडा लेके चलाने में हम कामयाब हो गया, ये बात है। और दूसरा एक बात है कि इसी में हमको सबसे बड़ा मजबूत ये आंदोलन चलाने में मदद मिला हमारा वामपंथी ताकतों से, क्योंकि वामपंथी ताकत यहाँ का मजदूर वर्ग का ताकत है, किसान का ताकत है, मजदूर वर्ग का पार्टी होता है। इसमें सबसे बड़ा पार्टी है CPIM। तो CPIM ये आंदोलन में सीधा आके ये कुछ मदद करते नहीं था, उन्होंने ये सारे ही हमारा राजनीतिक जो समझ है वो समझ के आधार पे बाकी विपक्ष को भी इकट्ठा करके, वामपंथियों को भी इकट्ठा करके हमें मदद करने के लिए, ये किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए सबसे आगे था। और हमको पता है कि ये जो यूनाइटेड फ्रंट टैक्टिक्स है, ये यूनाइटेड फ्रंट टैक्टिक्स में हम इसी तरह हमने बनाया था कि हम जो भी मुद्दा है, ये एक मुद्दा आधारित संगठन है, ये कोई व्यक्ति नेताओं का नेतृत्व में संघर्ष नहीं था, ये कोई व्यक्ति संगठन का नेतृत्व में संघर्ष नहीं था, यह मुद्दा आधारित संघर्ष था, मुद्दा हमको इकट्ठा किया था। तो ये मुद्दा आधारित संघर्ष से हमने जो मुद्दा रखा, वो मुद्दा किसान का मुद्दा है और मजदूर का मुद्दा है। तो किसान और मजदूर का मुद्दा मतलब वामपंथियों का मुद्दा है। कुछ ऐसी जो घटना है, जो घटना है जो आंदोलन को तोड़ने के लिए की गई, और किसान आंदोलन का ऐसा कोई घटना है जिसको बचाने के लिए किया है, वो कोई घटना हो तो शेयर कीजिए। एक बात है कि किसानों का अंदर फूट डालने का बहुत कोशिश हुआ था कि खलिस्तान है, खलिस्तानी लोग हैं और ये एंटी नेशनल है, देश विरोधी है, यह सब कुछ बोल रहे थे। लेकिन जब उनको डालने के लिए ऐसे सिख हिंदू कराने की कोशिश किया, जाट वर्सेस ये जो गुजर करने का कोशिश किया, तो इसी सभी जगह पे हमने हमारा वामपंथियों का नसर से, जैसे हम ये सभी लोगों को इकट्ठा कराने में हम लोग अपना पूरा से पूरा मदद दिया है, और हमारा वामपंथियों का भी बहुत बड़ा पैमाने पे इसी में हमको समर्थन मिला है कि वामपंथियों को इतना अगुवाई इसमें है, इसीलिए ही इसको आतंकवादी नहीं बोल पाया, एंटी नेशनल नहीं बोल पाया, इसी को जो भी उन्होंने खलिस्तानी बोला और जो धर्म का आधार पे फूट डालने का कोशिश किया, यह सब कुछ नहीं हुआ क्योंकि वामपंथियों का नेतृत्व इसमें था। और वामपंथी किसी आतंकवादी नहीं है, किसी धर्म का आधार पे फूट डालने वाले नहीं है, वो एंटी नेशनल भी नहीं है। यह देश के किसान और देश का मजदूर कैसे आतंकवादी हो सकता, ये कैसे देश विरोधी हो सकता। तो इसी में वामपंथियों का जो बहुत बड़ा पैमाने पे उसका नेतृत्वकारी काम था, यह नेतृत्वकारी काम से हम ये जो भी आरोप हुआ थे उसको हमें रोकने में कामयाब हो गया। दूसरा बात था उसको अंदर से उसको करने के लिए, को बिगड़ने के लिए कोशिश हुआ है। इसी में एक उदाहरण था 26 जनवरी में उन्होंने उसका अंदर ये जो लाल किला में ले जाके लोगों को बिगड़ने का कोशिश किया और उसको हिंसा तक पहुंचाने का कोशिश हुआ। तो उसी समय में भी वामपंथियों का सभी अच्छी तरह मॉनिटर करके हम हमारा काम चलाया था, और जैसे जो लोग गए हैं उनको हमने पक्का उनको निंदा किया, उनसे बोला कि ऐसे जाना उचित नहीं है, क्योंकि ये जो आंदोलन में सबसे बड़ा बात है कि ये आंदोलन का जीत का सबसे बड़ा कारण इसका शांतिपूर्ण तरीका था। वो शांतिपूर्ण तरीका पहले से हमने बताया था कि ये आंदोलन में हत्या होगा तो जीत मोदी का होगा, शांति रहेगा तो जीत किसान का होगा, ये पहले से बोले थे। और जहाँ भी उन्होंने इतना बड़ा हमला करने के लिए कोशिश किया, वहाँ भी हम वापस ही हमला और हत्या करने के लिए काम भी नहीं किया। हमने इसको खिलाफ ही बोला कि भागीदारी होना चाहिए। जहाँ हमला हुआ उसमें ज़्यादा लोग पहुँचा, जैसे हमारा सुशील काजल को उन्होंने हत्या किया, जैसे हरियाणा में 10 पुलिस वाले इकट्ठा होकर मार कर उनका सिर तोड़कर एक किसान को हत्या किया।
तो हमने इसको खिलाफ पंचायत बुलाया। वो पंचायत में सबसे ज़्यादा लोग पहुंच गया और उन्होंने उनको चेतावनी दी, अब 7 अक्टूबर का पहले इसी में फैसला करेंगे नहीं तो हम इसका आगे आंदोलन को चलाएंगे, हम मजबूर होगा, जो आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। और क्या हुआ कि 7 तारीख को हमने फिर वहाँ पंचायत बुलाया। तो पहले का पंचायत में जितना लोग आया उसको 3 फोल्ड ज़्यादा लोग पहुँचे उसी में। उसमें कम से कम 1 लाख का आसपास लोग पहुँचे थे और 1 लाख का आसपास लोग करनाल में जाके मिनी सेक्रेटरीट को घेरा और वहाँ 5 जगह पे पुलिस ने उनको रोकने के लिए बैरिकेड रखा था, लेकिन पुलिस वालों को रोक नहीं पाया क्योंकि पुलिस को खुद समझ में आ गया कि पुलिस ने भी हमने बोला कि आप हमारा बच्चे हैं, किसान का बच्चे है ये जो जवान और पुलिस, तो आपसे लड़ने के लिए हम थोड़ी आए, हम हमारा हक के लिए आए, तो हमें ऊपर हमला मत कीजिए। यही बात हमने बोला और हमारा इतना बड़ा पैमाने पे भागीदारी था, हम वहाँ पहुँचने में कोई बैरिकेड हमको रोक नहीं पाया, हम वहाँ पहुँचा। और वहाँ पहुँचने के बाद भी हम शांतिपूर्ण तरीके से 3-4 दिन बैठा, यही हमने किया। जैसे हमने ये दिल्ली में आने के लिए प्लान किया, दिल्ली में आने का वक्त आपको पता है कि उसी समय पे ही हमारा बर्मा में, म्यांमार में एक आंदोलन चल रहे थे। वो आंदोलन में एक ही दिन 115 लोगों को ऊपर गोली चला के मार रहा, 600 लोगों को वहाँ का सरकार ने मार डाल के उनको हत्या कर किया था। लेकिन उसी तरह कुछ भी हत्या हमारा देश में हुआ नहीं। इसका कारण मोदी सरकार का और पुलिस प्रशासन का कुछ कारण नहीं है, हमारा फैसला था। हमने पहले बताया था कि हमने ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान तरह 3 प्लान बनाया था दिल्ली कूच में, दिल्ली आने के लिए। पहले प्लान ये था 26 नवंबर को 2020 में हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में रामलीला मैदान हमने मांगा, रामलीला मैदान में इकट्ठा होगा, फिर जंतर मंदिर में हम पैदल जाएंगे। इसके लिए हमने ये प्लान रखा, हमने परमिशन मांगा तो परमिशन नहीं दिया, तो हमको पहले जानते थे कि परमिशन ये देने वाला नहीं है। फिर हमने बी प्लान रखा। बी प्लान में क्या था कि हम दिल्ली का बॉर्डर तक पहुँचेंगे और दिल्ली में बॉर्डर में 26 तारीख को सुबह पहुँचे और फिर वहाँ से सीधा दिल्ली में जाएंगे। तो सारे बॉर्डर हमने पहले बोला कि टिकरी का बॉर्डर है और ये जो सिंघू बॉर्डर है, पलवल है, गाजीपुर है, ऐसे हमने पहले से फैसला करके बनाए इसी बॉर्डर पे पहुँचो। तो बॉर्डर में लोग पहुँचने का वक्त हमने बताया है कि ये बॉर्डर में शायद पुलिस हमें रोकेगा तो हम आगे नहीं जाएगा। हमने पहले बोला, सबसे बोला, हम आगे वाले जाने वाले नहीं हैं। सरकार हमें नहीं चाहते कि आगे जाना, सरकार हमें पुलिस को इस्तेमाल करके हमें रोकेगा तो वहाँ ही बैठेंगे हम वापस नहीं जाएगा, हम आगे ही जाएगा, वापस नहीं जाएगा। जब तक ये 3 कानून वापस नहीं करेगा उस समय तक हम आंदोलन में जारी रहेगा, आंदोलन वहाँ ही ज़बरदस्त रहेगा, वापस जाने का बातें नहीं है, ये बताया था। इसलिए सरकार से कॉन्फ्रंटेशन ना होगा ये हम पक्का करने का कोशिश किया था। और 3 प्लान भी था, वो नहीं लेना पड़ा। वो तीसरा प्लान क्या था, हम ऐसे सोचा ये बी प्लान भी हार हो जाएगा का मतलब हम हमारा गांव से बाहर जा रहा है और हमारा जिला से बाहर जा रहा है, बस वो गाड़ी में जा रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जा रहा है, तो उसको बाहर ना जाने दे, वहाँ ही उनको अरेस्ट करे तो लोगों को दिल्ली का बॉर्डर भी नहीं पहुँच पाए, तो ऐसे परिस्थिति बन सकता है। इसे तो क्या करेगा, ये बात था हमारा बीच में। तो हमने वहाँ एक सी प्लान तय किया। वो प्लान ऐसे था कि ऐसे एक परिस्थिति बनेगा तो हम सीधा कम से कम 10,000 लोग जिसको जल्दी अरेस्ट नहीं कर पाए उतना बड़ा नंबर पे दिल्ली में पहले से पहुँचे। 22 को 23 को ऐसे आए और दिल्ली में रहे और 26 तारीख को इतना लोग दिल्ली में जंतर मंदिर में पहुँचना चाहिए। जो जंतर मंदिर में लोग पहुँचेंगे उनको अरेस्ट नहीं कर पाएगा तो लोगों को वहाँ बैठ हो पाएगा, तो फिर हमको आसान होगा फिर बाहर से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर लाखों लोगों ने इकट्ठा होने के लिए। लेकिन वो प्लान नहीं लेना पड़ा क्योंकि हमको दूसरा प्लान और बी प्लान में हमको कामयाब मिला, जीत मिला, ये हुआ है। और ये बी प्लान में भी आप देख लो कि जैसे हमने शुरुआत में लोग पहुंचा तो उसी में लाखों लोग पहुंचे थे। जैसे किसी भी सरकार को उसको गोली से चला के और मार डाल के उसको वापस नहीं कर पाएगा क्योंकि लोग खुद आते हैं, गोली खाने के लिए तैयार था। लोग बोल रहे थे आपको चाहते तो हमारे छाती में गोली दो,
लेकिन वापस नहीं जाएगा। इसी तरह हमारे आंदोलन में जो डर लगता है लोगों को, ये जनवाद का सबसे बड़ा बात क्या है, जनवाद क्यों हार होता है, क्योंकि जनवाद में हार इसलिए होता है, जनता में डर होता है, डर पैदा करता है। जिसने ये जो फासिस्ट जो प्रवणता टेंडेंसी उन्होंने रवैया उन्होंने दिखाया, ये जो मोदी का सरकार वो कैसे दिखा रहे थे, ऐसे दिखा रहे थे मोदी का सरकार कि जैसे जो भी विरोध करेगा उनको बदनाम करेंगे, पहले बोलेंगे वो देश विरोधी है, देशद्रोही है, और देशद्रोही करके उनको ऊपर मुकदमा करेगा, उनको जेल में डालेंगे तो बाहर नहीं जा पाएगा। इसी तरह लोगों को डराकर, उनको ऊपर ताकत इस्तेमाल करके, उनको ऊपर हमला करके, उनको जेल में डाल के लोग आंदोलन में नहीं आएगा, ऐसा डर पैदा करने का कोशिश था उनका। लेकिन हमने क्या किया, हमने वो डर को उनका दिल से बाहर कर दिया। उनको बोला कि भाई इसमें क्या होना चाहिए, एक दिन तो जरूर हम सब लोग जाएगा बाहर, ऊपर जाएगा ना, मौत तो सबका है, कब होगा हमारा कंट्रोल में नहीं है, किसी का कंट्रोल में नहीं है। और हम ऐसे आत्महत्या हो रहा है, वो भी मौत है। 4 लाख से ज़्यादा किसान मौत हुआ, उनका आत्महत्या हुआ, वो भी मौत है। और गोली से भी किसान मौत हो रहा है। अभी मंदसौर में क्या हुआ, गोली चंड से लोगों को मार डाला, लोगों को मौत हुआ। तो मौत कैसे भी हो सकता है, आत्महत्या भी एक मौत है और ये भी एक मौत है। जो आपने जो एक्सप्लेन किया, इससे समझ में आया कि इस आंदोलन का जो ताकत है वो शांति था। किसान का शांति से आंदोलन किया, हिंसा नहीं किया, जिसकी वजह से सरकार को आंदोलन पे हिंसा नहीं कर पाया, आंदोलन उग्र नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये निरंतर चला। तो सरकार प्रेशर में आया तो सरकार को नीचे रखा। ये सबसे बड़ा ताकत है जो आपने अभी समझाने का कोशिश किया। अंत में आपसे ये मेरा सवाल है कि ये जो आंदोलन चला, इतना लंबा आंदोलन चला, इसमें बहुत सारी आपस में प्रॉब्लम्स भी हुई किसानों को, 540 किसान संगठन जो चला, उसमें उसका एक्सपीरियंस क्या है आपका संक्षेप में? एक बड़ा बात यह है कि यह आंदोलन जो कि इंसानियत का आधार पे चला, प्यार का आधार पे चला, और हमने साथ सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग इसमें आ रहे थे, और हमने सबसे ज़्यादा औरतों का नेतृत्व को स्वीकार किया। ये एक सामाजिक बदलाव भी था, और बच्चे लोगों को लेके आते थे औरत और बुजुर्ग लोग भी, और उनके लिए सबको हमने खाना का व्यवस्था किया। वो खाना का व्यवस्था देने में हम सबसे बड़ा आभार है एक गुरुद्वारा का जो व्यवस्था है, कि गुरुद्वारा नहीं होते, गुरुद्वारा में आम लोगों को खाना बांटने का संस्कार और संस्कृति नहीं होते तो ये आंदोलन नहीं चल पाता है। तो इसी में बहुत ज़्यादा लोग पैसा दिया, हमारा सभी संगठनों का पास में पैसा पहुंचा। वो पैसा हम ये आंदोलन को चलाने के लिए इस्तेमाल किया, आंदोलन में लोग जो आए उसको खिलाने के लिए इस्तेमाल किया, उनको रहने का व्यवस्था वो खुद किया। तो ये जो व्यवस्था है, इसी में एक परिवार का तरह ये आंदोलन चला। ये आंदोलन में जो भी बड़ा नेता आए हैं वो लोग वहाँ ही खड़ा है, वहाँ ही रहा है। हम लोग भी यहाँ दिल्ली में ही रहते थे और दिल्ली में भी रोज़ पहुँचते थे आंदोलन के लिए। तो ये सब लोग ये आंदोलन में इकट्ठा होकर काम किया, और हम बहुत ट्रांसपेरेंट का आधार पे काम किया। हम किसी को ऊपर किसी को बड़ा नेता बनाने के लिए कोशिश नहीं किया। जैसे कुछ गवर्नमेंट का जरिए से और कॉर्पोरेट मीडिया का जरिए से कुछ नेताओं को बड़ा नेता बनाने की कोशिश उन्होंने किया, वो उन्होंने सोचा होगा कि ये बड़ा नेता को ज़रा किसी को आगे खड़ा करे तो बाकी लोग उसको नाराज़ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम उनको वो बड़ा नेता को बड़ा नेता का रूप में ही हम स्वीकार किया। उनको हमने पक्का किया कि वो हमारा नारा बोल रहा है, हमारा बात के लिए वो बड़ा उनका जो प्रचार मिलता है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी तरह हमारा बीच में जितना प्यार से, इंसानियत से और आपस में आदर देने का जो तरीका से, और महिलाओं को, बच्चाओं को, बुजुर्ग लोगों को भी जगह देने का जो मदद से हम देखे हैं कि बहुत टोल प्लाजा, वो टोल प्लाजा में ये शो चलाते थे वो पूरे महिला लोग चलाते थे, महिला लोग भाषण देते हैं। और गांव-गांव में लोगों को इकट्ठा कौन कर रहे थे? गांव-गांव में इकट्ठा होके हमको सबसे बड़ा है जींद में हमारा एक ढाबा है, ढाबा मतलब एक लंगर है, वो किसान सभा का नेतृत्व में हमने कर रहे हैं। इसमें अभी भी पीछे में 20,000 लोग
वहाँ खाना खा रहे थे। 20,000 लोग एक दिन में खाना खा रहे थे। इसी तरह और उनको लिए कौन बनाते थे चपाती, कौन बनाते थे दही, ये सब गांव से आते हैं। गांव का औरत लोग, महिला लोग, वो लोग वहाँ चपाती बना के ऐसे ट्रोली में बेचते थे। और ट्रोली में बड़ा बड़ा इसी में दूध और दही बना के, लस्सी बना के बेचते थे, खीर बना के बेचते थे। तो ये सब है ना एक नया परिस्थिति बन गया कि अभी हम घर में जैसे रहते हैं ऐसे ही आंदोलन में भी रह सकते हैं। हम नेशनल सड़क में, राष्ट्र सड़क में हम वहाँ सोता है, वहाँ ही लैट्रिन में जाता है, वहाँ ही खाता है, वहाँ ही संघर्ष करता है। तो ये सब करने का एक वातावरण हमने जो बनाया, वो वातावरण इंसानियत का आधार पे बनाया हुआ वातावरण है। तो इंसानियत और प्यार और केयर देना, वो उसी तरह हमने जो काम किया है, इसी में सब लोगों को समझा। सब लोग हर एक के लिए काम करता है और हर एक सबके लिए होना चाहिए। तो ये जो तत्व होता है, वो तत्व का आधार पे हमने जो भी किसी संगठन अपना बड़ा चेहरा देखने के लिए कोई कोशिश नहीं किया। बड़ा है छोटा हो सबको आदर दिया, सबको बात रखने के लिए जगह समय दिया। और कोई भी बहुत बड़ा पैमाने पे उनको फ़र्क था, अलग राय था, तो हमने उसको अलग रखा। बाद में फैसला करेंगे, जल्दी फैसला करने की क्या ज़रूरत है। और जो भी हमारा खिलाफ गए, हमारा जो अनुशासन तोड़ने की कोशिश किया, समय समय को उनको ऊपर कार्रवाई किया, उनको बोला आपने ये करना उचित नहीं है, ये गलत किया आपने, उसको आपसे हम सहमत नहीं है, आपको हम मंजूर नहीं है। वो समय पे ही उनको बताया, उनको समझाया। और सबके खिलाफ, कोई भी खिलाफ हम कोई कठिन जो कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि हम सबको चाहते थे। कुछ गलत हुआ, ठीक है, गलत हुआ, उसको सुधारना चाहिए। इसका मतलब ये आदमी गलत नहीं है, आदमी को हमको चाहिए हमारा साथ आंदोलन में, वो एक आदमी हमारा साथ होना चाहिए, वो संगठन हमारा साथ होना चाहिए। इसी तरह बड़े दिल से हमने काम करे और सही नज़र से हम लोगों को जोड़े और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाएंगे और आम लोगों का साथ ट्रांसपेरेंसी का आधार पर सभी बातें रखेंगे, तो लोग हमको समर्थन देंगे। हम एक नया नेतृत्व का रूप में उभर कर आने के लिए हमको मौका मिलेगा, वो हम जनहित के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने बहुत ही विस्तार से सारे मुद्दों को अलग अलग तरीके से समझाया। इस ऐतिहासिक आंदोलन की आपको बधाई।